नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कर्नाटक में सियासी पारा हाई है। दिल्ली में जो पारा है उसका टेम्परेचर डाउन है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को देखकर लग रहा है कि जिस तरह से कल पहले बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद फिर आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया और ऐसे में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस ने ये कहा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो पीएफआई और साथ ही हम बजरंग दल पर बैन लगा देंगे और साथ ही ये भी कहा गया कि जिस तरीके से कर्नाटक में विकास नहीं किया गया है, हम विकास को आगे लेकर जाएंगे। इन सब बातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और साथ ही पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मंगलवार का दिन है, आज हनुमान जी का दिन है और ऐसे में पहले कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को ताले में बंद किया और अब कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है, बजरंग दल को बैन करना चाहती है। सियासी घमासान है, पारा हाई है। विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाना बड़ा जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि बजरंग बली ताले में बंद किए जाएंगे चुनाव बीजेपी के पाले में। जैसे ही ये दाव चला गया कांग्रेस की तरफ से, तो क्या ये बजरंग दल को ताले में बंद करने का दाव कांग्रेस बीजेपी को कहीं जिता ना दे। छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद फिर तमाम मेहमानों से मिलवा। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। गृह मंत्री जी ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या का विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया। साथ ही हिंदूवादी संगठनों को भी बजरंग दल पर कांग्रेस की कार्रवाई करने वाली बात रास नहीं आई। सभी ने एक सुर में कांग्रेस पर हमला बोला। पीएफआई भारत को टुकड़े टुकड़े करने वालों के और जिहाद करने वाले लोगों का संगठन है, जो भारत की सरकार को, समाज को, प्रभुसत्ता को चुनौती देता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सबको मजबूती देने वाले संगठन है। मैं कांग्रेस से कहूँगा कि वो आग से खेल रहे हैं और आग से खेलना आसान नहीं होता। वो खिलाड़ी को नष्ट करती है। वो होलिका का जैसा प्रयत्न ना करें। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था के केंद्रों, मंदिरों और संतों पर हमला कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए क्योंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया है, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन और दूसरी तरफ देशद्रोही। शर्म नहीं आती आपको? कर्नाटका को हर हाल में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस जीतना चाहता है। कर्नाटक चुनाव में तीनों दलों की साख दांव पर है। कांग्रेस अध्यक्ष कर्नाटक से हैं, खड़गे दलित समाज से आते हैं और कर्नाटका में 19% दलित वोट है।
ऐसे में कांग्रेस को इस बार जीत की उम्मीद है, जबकि कर्नाटक दक्षिण भारत में बीजेपी का इकलौता प्रदेश है जिसे बीजेपी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 10 मई को एक चरण में मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। देखना होगा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का बैन वाला दाव पार्टी के कितने काम आता है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने बैन वाला दाव नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसने के लिए चलाया है या फिर एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो किसी खास वर्ग को खुश करने की कोशिश तो नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ होंगे। स्वागत आपका। डॉक्टर टीना कनवीर, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस मुद्दे पर हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। केपी मालिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत सर। राजेश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। ठाकुर रोहित सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान दल के, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर टीना कनवीर, प्रवक्ता कांग्रेस की, आज आप लोगों ने कर्नाटक में अपना मैनिफेस्टो जारी किया और सबसे उसमें अहम बात यह रही जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार का दिन और घोषणा पत्र में पहले तो कांग्रेसियों ने राम भगवान को ताले में बंद किया और अब बारी है बजरंग बली की। बजरंग बली को ताले में बंद करने की कोशिश, जैसा कि मैनिफेस्टो में कहा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों को बैन किया जाएगा अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है कर्नाटक में। देखिए, मैं सबसे पहले ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी है और हम बहुत उत्साहित हैं। और इवन आप ये कहें कि कर्नाटक की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस की वापसी हो। अब आपने जो सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। देश के प्रधानमंत्री किस तरीके के बयानबाजी करते हैं, अमित शाह, देखिए देश का गृह मंत्री किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है कि यदि कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे। तो दंगे की भाषा बोलने वाली भाजपा है। कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो उठाकर देखिए किस तरीके से सोशल वेलफेयर की बात कर रही है। मैं मैनिफेस्टो पढ़ रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और इवन आम जनता को बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में हर एक वर्ग के लिए बात कर रही है, चाहे वो फिशरमैन के लिए बात हो, SC/ST के लिए बात हो, किसानों के लिए बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, युवाओं के लिए। क्योंकि आज देश में हो क्या रहा है, देश की राजनीति में आप शिक्षा पर बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पर बात नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा से उद्देश्य रहा है जनता के हित में और सामाजिक न्याय की बात करती है। तभी मुझे लगता है कि कैसा मैनिफेस्टो जारी किया है जो कि देश में नफरत की बात नहीं करता है, वो देश में वेलफेयर की बात करता है कि किस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के तहत कर्नाटक की जनता को दिया जाए। आप देखिए, कास्ट सेंसस की बात की हुई है। कास्ट सेंसस पर क्या आप उस पर डिबेट करेंगे? आप बताइए जनता को, कहिए कि किस तरीके से एक कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस कराने की बात कर रही है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। घोषणा पत्र आप लोग जारी कीजिएगा, डिबेट हम किस पे करेंगे आप मुझे बता रहे हैं, क्या मतलब है ये? जी नहीं, मैं आपको कह नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ कि आप इस पर भी एक डिबेट कर सकती हैं क्योंकि मैनिफेस्टो धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, आपके पास आती हूँ मैं टीना। धनंजय गिरी जी, पीएफआई और बजरंग दल इन दोनों को बैन किया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, इसका फायदा मिलेगा? ये जो आज मैनिफेस्टो जारी किया गया उसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि ये मैनिफेस्टो के बाद अब तो हम कॉन्फिडेंट है कि हम कर्नाटका जीतने वाले हैं। और साथ ही आप लोगों ने यह भी कह दिया कि अगर जिना होते तो जिना भी इस तरह का मैनिफेस्टो नहीं लाते कर्नाटक के लिए। ये हेमंता जी उन्होंने आज कहा है, हेमंता बिश्वा ने। प्रीति जी, कांग्रेस का हाथ किसके साथ दिख रहा है साफ साफ? हाँ, बजरंग बली के नाम से खलबली। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और जेपी तक ये बात पहुंची तो जेपी ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान शिव के 11वें अवतार रुद्रावतार रावण ने हनुमान जी की पूंछ छूने का प्रयास किया तो रावण भस्मीभूत हो गया। कांग्रेस भी अपने भस्मीभूत होने की प्रतीक्षा कर रही है। मुस्लिम लीग से तुलना कर दिया आप लोगों ने इस मैनिफेस्टो का। कांग्रेस पार्टी नहीं तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था ना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्रियों से ऑन रिकॉर्ड कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो कांग्रेस का हाथ किसके साथ दिख रहा है साफ साफ? आपको कुछ बात छुपी नहीं ना, तो नकाब हट गया।
और उससे नकाब उड़ गया, पर्दा हट गया, सब कुछ दिख गया, सबको सब कुछ दिख गया। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया। पहले प्रभु श्री राम को बंद करने का प्रयास किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया। हम कर्नाटक में जीतने वाले हैं। पर भारत के समाज पर, इस देश के बहुसंख्यक समाज पर कांग्रेस के संघातक हमले और आक्रमण लगातार होते रहे और इस देश की दुर्दशा को पहुंचाने के लिए कांग्रेस जिम्मेवार रही है और इस देश का बहुसंख्यक समाज आज जाग गया। ठीक है, जिन्ना से तुलना, मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना, मुस्लिम लीग से तुलना करना एक मैनिफेस्टो का, ये किस ओर इशारा करता है? आप देखिए, जो बड़े मोहम्मद अली जिन्ना अलामा इकबाल के शिष्य हुए, अलामा इकबाल ने भी अपने शेरो शायरी में भगवान राम को उपाधि अच्छे अच्छे से दी है, जो हालांकि हम उस लाइन से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच। लेकिन कांग्रेस को परेशानी राम के नाम से रही है, कांग्रेस को परेशानी भगवान राम हनुमान जी के नाम से रही है। तो कांग्रेस की परेशानियों को समझ रहा है। टीना से समझ लेते हैं, उसके बाद दो मेहमान और हमारे साथ। ठीक है टीना, नहीं मैं आपसे जवाब, टीना जी आपसे एक जवाब लेना चाहूंगी। टीना जी, जब आपका नाम लिया जाए आप बताएं। हाँ टीना जी, एक जवाब मैं लेना चाहूंगी टीना से। बजरंग दल को बैन करने का फैसला, मतलब ये आप समझाइए, बजरंग दल को बैन कैसे करेंगे? क्योंकि हेमंता बिश्वा ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने पीएफआई को बैन किया, अब कर्नाटक में कांग्रेस बजरंग दल को बैन करेंगे। अब आप लोग पीएफआई की तुलना क्या बजरंग दल से कर रहे हैं? पीएफआई एक संगठन है जो जिसका आप देखिए संपर्क कहां कहां के लोगों के साथ है, ये आप हम सबको पता है। ऐसे में बजरंग दल की तुलना, क्या कभी ऐसा सबूत मिला किसी को, ऐसी कोई चीज हाथ आई हो जिससे पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर दिया जाना? देखिए, हमारी पार्टी का ना तो कुछ ऐसा है कि, क्योंकि हमारी पार्टी नफरत की राजनीति बिल्कुल नहीं करती। एक बात तो ये तय है, क्योंकि नफरत की राजनीति और इस समय जो राजनीति में परिवर्तन किया गया है कि शिक्षा स्वास्थ्य की बात करने की बजाय आप उस पर बात नहीं करेंगे, भाजपा उस पर बात नहीं करेगी, जानबूझकर विषय को भटकाया जा रहा है। मैं एक बात पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बड़ा मुद्दा है, घोषणा पत्र में आप शामिल कर रहे हैं, घोषणा पत्र में आप शामिल करेंगे तो सवाल आप इसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, देखिए आपने मुझे जवाब दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। जब आप ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होगा, देश में आगे से कोई चुनाव नहीं होगा, देश के अंदर जो राजनीति है सवाल को समझिए, सवाल को समझिए टीना जी। अच्छा ठीक है टीना जी, एक सेकंड, आप सवाल को समझिए। आप कह रहे हैं कि लोगों के मुद्दों की बात की जानी चाहिए। आपके घोषणा पत्र में लोगों के मुद्दों की बात के साथ साथ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रीति चौहान अपने डिबेट शो में नहीं कह रही, ये आपके घोषणा पत्र में, ये धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के बैठे, इन्होंने नहीं कहा है, ये आपके घोषणा पत्र में, ये आप लोगों ने कहा कि हम अगर जीत के आते हैं तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। अब इस पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है, असम के मुख्यमंत्री जो वहां पर कैंपेनिंग में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। तो ये आप लोग कह रहे हैं ना, हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है, इसीलिए आप कह रहे हो कि आप जीत के आओगे तो आप बैन करोगे। अब उसमें कह रहे हैं सवाल नहीं है। हम कोई भी, हम हमारे मैनिफेस्टो की अगर बात कर रहे हैं तो हम पहले स्पष्ट कर चुकी हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी नफरती संगठन है इस देश में उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। यूपी के अंदर देख लीजिए, बजरंग दल की स्थिति से काम कर रहा है। लेकिन मेरी बात को आगे बढ़ने दीजिए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ जब हमारी सरकार आएगी तो विकास पर काम होगा, विकास के नाम पर काम होगा, छूटे नहीं दिए जाएंगे। जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं सभी वादे पूरे होंगे, चाहे वो हजार स्टूडेंट के रोहित ठाकुर बजरंग दल हो, चाहे युवा बजरंग दल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जो वैकेंसी है उन भर्तियों को भरने की बात हो, सारी ठाकुर रोहित सिंह भी हमारे साथ है, बजरंग दल के हैं, ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हनुमान दल के। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कहा गया है पीएफआई के तर्ज पर हम बजरंग दल को भी बैन करेंगे कर्नाटक में। क्या पीएफआई की तुलना अब कांग्रेस सीधे बजरंग दल से कर रही? नमस्कार, भारत के सभी जो भी सम्मानित मुझे इस टीवी डिबेट के माध्यम से देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा टीना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक श्लोक आता है मेरे को याद कि संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। जिसके नाम मात्र उच्चारण से हमारे सारे संकट कट जाते हैं, ऐसे बजरंगी के नाम के
ऐसे हमारे आराध्य प्रभु श्री हनुमान के नाम के दल को आपकी कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव को जीतने के लिए एक ऐसे गुंडई और पीएफआई जैसे संगठन से हमारी तुलना की जाती है। धिक्कार है कांग्रेस पार्टी पर। और देखिए, आप राम के नाम को भी, आपने राम के नाम को भी दबाना चाहा, राम को भी एक आप काल्पनिक बताते रहे और राम के मंदिर के निर्माण में हमेशा कांग्रेस बाधा बनती रही। ऐसा भगवान ने श्राप दिया कि आपका सुपड़ा साफ हो गया और ये कर्नाटक में भी आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। और रही बात बजरंग दल के नाम मिटाने की, तो बजरंग दल का नाम मिटाने वाला ना कोई पैदा हुआ है और ना कोई पैदा हो पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का हमेशा तक प्रतिनिधित्व केवल और केवल इंडिविजुअल एक समाज के लिए रहा है, क्योंकि उनका खानदान किस पुश्तियों से चला आ रहा है दुनिया जानती, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका प्यार है, वो अपनत्व है उनका उनके साथ, इसीलिए वो बजरंग दल को बैन करना चाहते हैं, जो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बजरंग दल देश का वो बल है जो धार्मिक और अपने धर्म के लिए मर भी सकता है और मार भी सकता है। राजेश शर्मा जी, देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, कांग्रेस की शुरू से एक मुस्लिम तुष्टीकरण का एक ट्रेंड रहा है, चाहे हम नेहरू जी के टाइम से देख लें और आज तक। उनको लगता है कि हमें मुस्लिमों का वोट एकजुट करना चाहिए और उससे हम चुनाव जीतेंगे, और उसके लिए पूरी प्रक्रिया, पूरी कोशिश हो रही है और यह तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। अगर हम नेहरू जी को देख लें तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया, और राजेंद्र प्रसाद जी को जाने नहीं देना चाहते थे कि वो उसका लोकार्पण करे। इंदिरा जी को देख लें तो एएमयू में गवर्नमेंट का फंड लगे, फिर भी मुसलमानों के लिए वहां पे सीट आरक्षित हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 1973 में बनाना हो, या कोई भी गौ सेवकों पे गोली चलवाना हो, ऐसी कोई चीज हो। आप वही राजीव जी को देख लें तो चाहे शाहबानू केस में देख लें और कोई केस में देख लें, मनमोहन सिंह जी को देख लें तो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के सारे संसाधनों पे सबसे पहले माइनॉरिटीज का हक है, उसके बाद कहते हैं राम काल्पनिक है और राम सेतु था ही नहीं। सोनिया जी कहते हैं बाटला हाउस वाले जब मर गए तो उन आतंकवादियों के मरने पे मेरे को आंसू रात भर नहीं रुके। राहुल जी कहते हैं कि एक मुस्लिम कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। तो ये सालों से मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि किसी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से तुलना कर देना और साथ ही ये कहना कि ये आज जना भी होते तो इस तरह का मैनिफेस्टो नहीं देते, ये कहां तक जायज? देखिए, जायज की बात नहीं कर रहा मुस्लिम। आज इसमें आप क्या क्या चीजें हुई है, एक चीज नहीं है। आप मैनिफेस्टो को ठीक से पढ़िए, ये एक इस्लामिक कंट्री का मैनिफेस्टो लगता है, मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा लगती है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ इसमें बजरंग दल जो कि एक हनुमान जी को मानने वाली सेना है उसका ही सिर्फ बैन नहीं है, इसके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को हम फिर से लाएंगे जो कि संविधान मना करता है, गौ हत्या को रेगुलराइज करेंगे, गौ हत्या को अलाउ करेंगे भारत के अंदर में, वो चीज ये कहते हैं। साथ में बोलते हैं एंटी कन्वर्जन बिल, माने आप सबको कन्वर्ट करके मुस्लिम बना लो, वो चीज भी हम अलाउ करेंगे। ये कोई तरीका है? माने एंटी कन्वर्जन बिल को हटाएंगे। तो ये पूरे के पूरी तरह से लगता है पीएफआई और एसडीपीआई ये दोनों लोग मिल करके ये मैनिफेस्टो को बनाए हैं। किसी भी तरीके से उनको खुश करने के लिए कांग्रेस ने उनके दिए हुए पॉइंट्स को डाला है, और ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का बनाया हुआ नहीं है, वो पूरी तरह से चंगुल में है पीएफआई की। पीएफआई जो कि टेररिस्ट संगठन है, वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठन नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, पूरे घोषणा पत्र को और जिस तरीके से पीएफआई और साथ ही बजरंग दल को लेकर जिस तरीके से सियासी उबाल है, इस पूरे घोषणा पत्र को आप कैसे देखेंगे, कैसे बताएंगे कांग्रेस के पक्ष में इस बार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र काम आएगा? क्योंकि बीजेपी अब ये कह रही है कि इस घोषणा पत्र के आने के बाद हम कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब कर्नाटक में हम ही जीतेंगे, अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, जिस तरीके का ये घोषणा पत्र है। देखिए प्रीति, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बैकफुट पे है जी, और वो क्यों है उसके कई सारे कारण हैं। आपको पता है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किस लेवल पे वहाँ हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस बहुत अच्छा इलेक्शन वहाँ लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के जो सलाहकार हैं, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, उनमें मूर्खों की कमी नहीं है। वो हमेशा एक ऐसा मौका भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में से सिर्फ बजरंग दल को उठा लिया, बाकी मैनिफेस्टो छोड़ दिया है। अभी गिरी जी हमारे मित्र कह रहे थे वो कांग्रेस की प्रवक्ता से कि पीएफआई पे बैन लगाएंगे। अरे भाई, उन्होंने कहा है कि हम पीएफआई और बजरंग दल दोनों पे लगाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर ये
किसी अच्छे व्यक्ति से पूछ के घोषणा पत्र बनाते तो उनको दोनों ही संगठनों का नाम नहीं लिखना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि देश विरोधी, जनता विरोधी, धर्म विरोधी काम करेंगे संगठन, हम उन पे बैन लगाएंगे। आपको नाम लिखने की आवश्यकता क्या है? दूसरा क्या, तमाम घोषणाएं हैं, किसानों के बारे में घोषणाएं, जनता के बारे में घोषणाएं हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में दुनिया भर की चीजें बता रही है। कोई उनसे ये पूछा, 5 साल तो रहे हैं, क्यों नहीं कर पाए? दोबारा क्यों आपको घोषणा करनी पड़ रही है? आप 25,000 रुपए उस चीज के लिए दे रहे हैं कि अगर आप अयोध्या जाएंगे, फलाने मंदिर में जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी आपको 25,000 रुपए की सहायता देगी। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आपके परिवार में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, आप पे कोई आपत्ति आ जाए, तो सरकार आपको 25,000 की सहायता देगी? तो ये देखिए, ये जुमलेबाजी राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं है जनता से। राजेश शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्या आप बजरंग दल को कभी कंपेयर कर सकते हैं टेररिस्ट संगठन पीएफआई से? बजरंग दल क्या जीवन में कभी एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है? इस तरीके का कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो यह पूरी तरह से सरासर गलत है। और ये कहीं ना कहीं एक रिलीजन को मानने वाले जो लोग हैं, ये कोई फंडामेंटलिस्ट या रिलीजन को मानने वाले नहीं है पीएफआई, ये टेररिस्ट हैं। ये टेररिस्ट है जिन्होंने काफी आतंकी हमले का साजिश करी थी, जिसका पर्दाफाश हुआ, जिनकी एक्टिविटी देश भर में पकड़ाई गई है। ये चीज आपको बताऊंगा। केपी मलिक की जवाब अपनी पीएफआई से तुलना करना गलत है। आपके सवाल का जवाब आ गया है। दूसरी बात ये, मैं कह रहा हूं कि किसी भी संगठन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप एक्शन करिए ना, जब आप सरकार में रहते हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है पीएफआई पे बैन लगाएंगे? आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, लगाया क्यों नहीं आपने 5 साल में? क्या इसको सिर्फ इलेक्शन धनंजय माना जाए? गिरी चुनाव जीतने के लिए तो ये पैतरेबाजी तमाम सियासी दल करते हैं, कोई एक सियासी दल नहीं करता। और मैं किसी सियासी दल से ताल्लुक हाँ, ये सही कह रहे हैं। नहीं, केपी मलिक जी का कहना बहुत जेन्युइन है। वो कह रहे हैं कि ये चुनावी पैतरा, इसको ये कह रहे हैं, केपी मलिक जी कह रहे हैं कि चुनावी पैतरा है और तमाम पार्टियां करती हैं। आज कांग्रेस कर रही है, कल बीजेपी करेगी। पीएफआई की बैन की बात 5 सालों से चला, लेकिन पीएफआई पर बैन लगाया नहीं है अभी तक बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे धनंजय जी? देखिए, अभी तक तो यही मैंने सुना था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन महावीर के नाम से, हनुमान जी के नाम से, बजरंग बली के नाम से कांग्रेस क्यों भाग रही है? कांग्रेस को कौन सा भूत पिशाच लगा हुआ है, या कांग्रेस इस देश के लिए भूत पिशाच है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं, आप देखिए, सिमी पर बैन लगाया गया। सिमी के तमाम लोग नाम बदल के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, राष्ट्रद्रोहियों की कब्र खोदी जा रही है। उनके एक एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एक मॉड्यूल को, एक एक ऑपरेशन को पकड़ा जा रहा है। हमारे एनआईए ने कई जगहों पर छापामारी करके उनके मॉड्यूल को क्लियर किया कि 2045 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का क्लियर कट एजेंडा है। जो बिहार में मॉड्यूल के पकड़े गए, जो तमाम लोग पकड़े गए, और ये इस तरह के कानून बनाया जा रहा है, इस तरह के प्रावधान लाया जा रहा है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बैन हो तो जैसे सिमी का नाम बदल के पीएफआई कर दिया, उस तरह की घटनाएं फिर न हो कि कुछ चंद लोग नाम बदल के दूसरा शुरू करें। इस देश से आतंकवाद को, अलगाववाद को, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जड़ मूल से समूल नाश किया जा रहा है। टीना जवाब देंगी। लेट मी कंप्लीट। पहली बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कांग्रेस के राज में आप देखिए, बनारस में धमाका, जयपुर में धमाका, संकट मोचन में धमाका, कहाँ धमाका नहीं होते थे? रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लिखा रहता था आसपास वस्तु बोला छुए, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्या आपको कहीं मिलता है? पार्क में जाते थे तो लिखा रहता था कि यहाँ की किसी वस्तु को न छुए, अगर छुए तो किसी को सूचना दे, कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो सूचना दे, क्योंकि धमाकों का साम्राज्य का था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। और देखा आपने कैसे कर्नाटक में जिस तरीके से इस वक्त सियासी घमासान है बजरंग दल को लेकर के, अपने आप में कई संशय और सवाल पैदा करता है। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ टीना, प्रवक्ता कांग्रेस की, जल्दी से अपनी बात रखिए। बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त कि आपने कैसे बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी, जो कि एक आतंकी संगठन है। और बहुत सही ये भी कहा, हमारे साथ पत्रकार भी हैं केपी मलिक,
वो भी कह रहे हैं कि आपको जो करना है वो अपने एक्शन में दिखाइए। आप किसी का नाम लिए बिना भी ये काम कर सकते थे, आप नाम ले रहे हैं, इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हो। देखिए, अब राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति करेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में इन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। और जिससे कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। मैं खुद एक महिला हूं तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आज इनके नारे की बदौलत देखिए आज बेटियां जो है वो सड़कों पर हैं, आज वो आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है। क्यों देश का प्रधानमंत्री आज उस पर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर एटलीस्ट ऐसा नहीं होता ना। हम इस तरीके का नारा देते हैं जिस नारे को या वादे को हम पूरा नहीं कर पाए, हम ऐसा कोई बोलने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए, फिर आप लोग बोलेंगे। बोलिए टीना, बोलिए। आप देखिए, अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये तो देश का प्रधानमंत्री जब तो इनको बताते हैं कि हमारी देश की बेटियां हैं, जब मेडल लेके आती है तो मुद्दे पे। लेकिन आज आप इनके मैनिफेस्टो में भी तो हर एक चुनाव के अंदर ये कहते हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, बेटियों की रक्षा करेंगे। तो आज तो ये देखिए ना, बेटियां सड़कों पर बैठी है, ये किस चीज की सुरक्षा करते हैं? अरे मुद्दे पे रहिए टीना जी, कहाँ जा रही हैं? कर्नाटक चुनाव मुद्दा, उस पर बात कीजिए, मैनिफेस्टो पे बात कीजिए, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही भी कहा बजरंग दल पे बोलने हमारे मैनिफेस्टो में कुछ हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है, सिर्फ मुद्दों की बातें हैं। मुद्दों की बात पर मैं बात करने आई हूँ, और मैं मुद्दों की बात पर बात करूंगी कि किस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य पर बात की गई है। शिक्षा के मैनिफेस्टो में बताइए कर पाते, इसीलिए कर्नाटक की जनता बहुत अवेयर है। कर्नाटक की जनता इसीलिए बार कांग्रेस का नाम ले रही है कि कांग्रेस। सबसे पहले मैं अपने काबिल और पुराने दोस्त मलिक साहब का जवाब देता हूँ। 28 सितंबर 2022 को ही सेंट्रल गृह मंत्रालय ने पीएफआई पे बैन लागू कर दिया। 28 सितंबर 2012 का नोटिफिकेशन है, आप चाहे तो जूम करके देख सकते हैं। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने पीएफआई को बैन लगा दिया। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और करके दिखाने का पूता और सब रखते हैं। अब रही बात कांग्रेस की, हमारी बहन कह रही थी, प्रधानमंत्री ने जब नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हरियाणा में सेक्स रेशियो बदल गया। आज बेटियों की संख्या अच्छी हो गई। दूसरी बात, पूरे एनडीए में किसी का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। एक ही डीएनए टेस्ट हुआ है, और वो कांग्रेस के 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो किसका चरित्र क्या है इस देश की जनता ने देखा है। इस देश में एक ही नेता का डीएनए टेस्ट हुआ है, और वो घोर कांग्रेसी थे। एनडीए में किसी का डीएनए टेस्ट करने की नौबत नहीं आई। तो कांग्रेस का जो इस चाल चरित्र और चेहरा है, इस देश की जनता ने बार बार देखा है। और बजरंग दल पर जिमी कर चले रघुपति बाणा ताहि भांति चले हनुमाना, बजरंग बली को छूने का प्रयास करने, बजरंग दल के बारे में सोचने का मतलब है कि कांग्रेस का जिस रावण की लंका भस्मीभूत हुई थी, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पे कई बार सवाल उठे। कहा गया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब ऐसे में जो जैसा मैनिफेस्टो है उससे तो तुष्टीकरण की ओर ही इशारा होता है। कांग्रेस ने इस देश को बोलने दीजिए, तय कर लिया है कि किस रास्ते पर ले जाना, और वो डे 1 से एजेंडा सेट है। जब पंडित नेहरू ने कहा था कि बाय एजुकेशन आई एम क्रिश्चियन और बाय नेचर, और उन्होंने अपने आप को मुस्लिम भी कहा था, और बाय डिफॉल्ट आई एम हिंदू, उन्होंने एक्सीडेंटल हिंदू खुद को कहा था। तब से लेकर आज तक तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए प्रीति जी, पहले तो जो गिरी ने हमें बताया है कि 2022 में प्रतिबंध लग गया है, 28 सितंबर, मुझे भी मालूम है कि पीएफआई पे प्रतिबंध है, तो ये चुनाव घोषणा पत्र में क्यों लिखा गया है? उसी का जवाब देते हुए आनन फानन में कांग्रेस ने जो है ये मूर्खतापूर्ण घोषणा कर दी है। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी चुनाव में हो रही है, और इनके जो जिसको ये फॉलो कर रही है दोनों पार्टियां, वो केजरीवाल जी हैं, और दिल्ली का आईना इनको दिखा रहे हैं। इसलिए जनता को भ्रमित करके जनता अरुण त्रिपाठी हमारे साथ, अरुण त्रिपाठी हैं, कोई काम नहीं होगा। राजनीतिक 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में है। एक सेकंड केपी सर, एक सेकंड। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरुण त्रिपाठी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं अरुण त्रिपाठी जी। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग पहले तो डिनाई करते हैं कि हम लोग कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, लेकिन जैसे ही आपने मैनिफेस्टो जारी किया वैसे ही ये साफ हो गया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करती है, जैसे बजरंग दल और पीएफआई पर बैन की बात आप लोगों ने कही है। नहीं, देखिए प्रीति जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। पहली बात कि भगवान राम का या
हनुमान जी का नाम लेकर के इस देश में उन्माद फैलाने वाले जो भी संगठन है उसको बैन करना चाहिए और होना भी चाहिए। भगवान का नाम लेकर के बजरंग दल के लोग क्या क्या कृत्य कर रहे हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। क्या कृत्य कर रहे हैं? हमारे साथ बजरंग दल के अध्यक्ष भी बैठे हैं, रोहित ठाकुर। वही मैं कह रहा हूँ। आम पब्लिक को अगर आप पार्क में दौड़ा के मार बजरंग दल के लोग कभी भी जुमे की नमाज करने के बाद पत्थरबाजी नहीं करते। अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर बजरंग दल के लोग करते हैं तो बड़ी शांति और बड़े स्वभाव के साथ करते हैं। आप बातों में बदलाए ना, आप बातों को न कहे बजरंग दल पे ऐसा एलिगेशन न लगे, क्योंकि जो कृत्य कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इंडिविजुअल समाज को सपोर्ट करती है पार्टी, जिसका उनके खानदान से ताल्लुकात रखती है, क्या खानदान है उनके दुनिया जानती है, तो बजरंग दल पर आरोप न लगे कि बजरंग दल गलत कार्य करता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता हमेशा संघ पद्धति में चलने वाला है और उसने हमेशा इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी भी है और दे भी देंगे। एक सेकंड दोनों तरफ से रुक जाइए। सेना है देखिए, जैसे वो अनुशासन में एक सेकंड ठीक है, हल्ला मत कीजिए अरुण जी। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंगलवार के दिन पहले आप लोगों ने राम नाम को ताले में बंद किया, अब आज के दिन आप लोग हनुमान जी को ताले में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात में थे जब राम मंदिर का ताला हमारे नेता और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब राम मंदिर का ताला खुलवाया था, तब अभी के प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे। उस समय उनको तो पता भी नहीं था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है। अब आज उनको राम जन्मभूमि, चूंकि उनके इलेक्शन का एजेंडा है तो इसलिए बार बार वो गाते हैं। भगवान राम का पूजा उन्होंने कितनी बार की। अगर इतना ही सनातन मानते हैं तो आपको पता होगा क्या धनंजय गिरी जवाब देंगे। धनंजय गिरी प्रवक्ता है, सुन लीजिएगा। धनंजय गिरी जवाब देंगे, ठीक है, सुन लीजिएगा। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब ले लीजिएगा। धनंजय गिरी जी बोलिए। देखिए, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। ये वो लकड़ी है जो इस जंगल को काट रही है। ऐसे ही चंद कांग्रेसी कुल के लोग हैं जो इस देश के सनातनी समाज को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। इन्होंने एजेंडा लिया हुआ है, सुपारी ली हुई है। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल देखिए, मुंह से निकल गया तड़ीपार कौन है, बिल्कुल ये लोग सही बता रहे हैं। सूर्य प्रीति जी ना, तड़ीपार शब्द किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है कि तड़ीपार कौन व्यक्ति है इस देश में। इनको पता है इस देश में तड़ीपार कौन व्यक्ति है, इनको पता है कि बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, छोड़ दीजिए। इन्हें ये भी पता बोलने में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए डिबेट है। वो लोग हैं, इनको तड़ीपार कर देना चाहिए, देश को नहीं रखना चाहिए। ऐसे वो लोग इनको देश से निकाल देना चाहिए, इस देश से निकाल देना चाहिए। देश की संस्कृति पे, जो राम की संस्कृति पे जो कहेगी 91 में राम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति है? राजेश शर्मा मैं कांग्रेस के दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या हिंदू टेररिस्ट थे हिंदू टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद, सेफरन टेररिज्म, क्या आपके सुशील कुमार शिंदे जी ने जयपुर अधिवेशन के बाद नहीं बोला था? और पूरी तरह से एक सवाल पूछ रहे हैं अरुण त्रिपाठी जी। धनंजय गिरी साहब सवाल पूछना चाहते हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हाँ, पूछिए। एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलिए, दे दे कि इस देश में कौन सा ऐसा सनातनी व्यक्ति है जो अपनी मां को मुखाग्नि देने के बाद 13 दिन शोक नहीं मनाता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बाल नहीं मुड़वाता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जाकर के कर्मकांड से पूजा दसवां का नहीं करता? जवाब जल्दी से धनंजय जी जवाब धर्म बता रहे हैं हमें। धनंजय जी जवाब। प्रीति जी, परिवार में जो सबसे बड़ा होता है वही माँ या पिताजी को मुखाग्नि देता है, पहला सवाल। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज में प्रोविजन है, आर्य समाज में प्रोविजन है। भाई जब आप पूरी बात सुनेंगे, कैमरे के लिए दे रहा है। आर्य समाज की जब व्यवस्था की गई तो आर्य समाज में 4 दिनों में ही सारे क्रियाकलाप निपट जाते हैं और ऐसी कोई उसमें मजबूरी नहीं, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब इसकी स्थापना की तब इसको किया। जो लोग अरे भैया उसके बाद तो जाकर के आप पिंडी करेंगे, उसके बाद तो जाके पिंडदान करेंगे। जब आपने मुखाग्नि दी, अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद अपने आप को शुद्ध तो करेंगे, शुद्ध भी नहीं करेंगे। पार्टी ने एफिडेविट किया था या नहीं,
कि राम काल्पनिक है। कांग्रेस ने एफिडेविट किया था या नहीं? हाँ या ना? हम वही चीज तो आपसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ताला खुलवाया था भगवान राम का। कांग्रेस पार्टी ने जितने मंदिर पे उसका जीर्णोद्धार किया था, कांग्रेस पार्टी के समय में किसी मंदिर पर हमला नहीं हुआ। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेश जी सवाल लेना चाह रहे हैं। जाइए, और भी 2-3 मेहमान हैं, उनको भी बोलने दीजिए। राजेश भी हैं। सुनिए, कांग्रेस सरकार में कभी भी अमरनाथ यात्रा नहीं रुकी। अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ, राजेश जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक है। एक सवाल उनके तरफ से भी। त्रिपाठी जी, आपसे सिंपल 1-2 सवाल। क्या आपके नेता सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद घोषित किया था, सेफ्रन टेरर घोषित किया था? क्या उन्होंने ये कहा था कि हिंदू आतंकवादी हैं? दूसरी चीज, क्या आपके यहाँ पे नेहरू जी ने सोमनाथ को बनने पे रोक लगाई थी या नहीं लगाई थी? क्या शाहबानू के केस में राजीव गांधी जी ने कुछ किया था या नहीं किया था? इस तरीके के तमाम चीजें, क्या आपके मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा था कि मुस्लिमों का पहला संसाधन के ऊपर में हक है? क्या ऐसी सारी चीजें, बाटला हाउस पे क्या सोनिया जी आंसू बहाई नहीं थी? क्या ये सारी चीजों के बारे में एक क्लैरिटी आनी चाहिए। और क्या राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है? क्या ये मुस्लिमों के वोट के चलते ये सब लोग मुस्लिम को रिझाने के लिए सालों से नहीं चले आ रहे हैं और सालों से पाकिस्तान से मदद मांगते हैं भारत में मोदी सरकार को हटाने के लिए इनके मणिशंकर अय्यर जी? तो क्या ये सारी चीजें नहीं हुई है? और राम मंदिर के बारे में एक क्लियर चीज बताऊंगा, क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं थे जो राम मंदिर का कोर्ट में विरोध कर रहे थे एज एडवोकेट? इस चीज की क्लैरिटी दीजिए। अगर वो कांग्रेस के नेता नहीं है तो आज वो क्यों कांग्रेस? जवाब आप दे दीजिए, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। पहले तो कांग्रेस कह रही थी कि हम कर्नाटक में हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला ये जो दांव है ये हम नहीं खेलने वाले, लेकिन घोषणा पत्र के बाद ये क्लियर है कि राजनीति और तमाम पार्टियों का चाल चरित्र एक ही है। अरुण जी, आप कितना भी भाग लें, कितना भी डिनाई कर लें, आप देखिए, हम हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी में हम हैं, और इस पार्टी के लिए अगर हम विचार रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम अपना पूजा करेंगे। हम जो मेरा कौन कह रहा है पूजा तो सभी, हाँ है ना, तो ऐसा नहीं है। हम भगवान का नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हम आपके चैनल पे चिल्लाएंगे जय सीताराम, जय सीताराम। राहुल जी कहते हैं, इसका मतलब राहुल जी कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, उसका जवाब दीजिए। देश में जो फैलाया गया, राहुल जी कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, उसका जवाब दीजिए कृपया। हम तो आपके पिताजी भी कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी आपके घर वाले हैं, आपके पिताजी भी कहते हैं, आपके पास वीडियो है। अरे यार, ये अनर्गल की बातें क्यों करते हैं टीवी डिबेट पे? कब राहुल जी ने कहा है? बकवास की बातें कर रहे हैं टीवी डिबेट पे, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं आप अगर इस तरह से झूठ आप बोलोगे तो जो दुनिया जानती है वो देख रही है। क्या बाटला हाउस पे आंसू निकले थे या नहीं निकले थे सोनिया जी का? दूसरी क्या सोनिया जी के आंसू निकले थे बाटला हाउस के आतंकवादियों के मरने पे? आप लोगों को तो ज्ञान है नहीं, आपको एजेंडा मिलता है, आके टीवी पे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। क्या मनमोहन सिंह जी ने ये बोला था या नहीं बोला था कि माइनॉरिटीज का पहला हक है? कृपया बताएं, ये सारी बातें झूठ है। क्यों तोड़ा गया? पूछिए ना, काशी से ही सांसद है ना प्रधानमंत्री जी, उनसे पूछिए 300 मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? स्कूल से आप पढ़ के आ रहे हैं, उसी स्कूल में एफिडेविट किया गया था कि राम भाई, आप लोगों को तो बस झूठ का एजेंडा चाहिए। झूठ का एजेंडा कह रहे हैं, राम काल्पनिक है, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया हुआ है, झूठ कह रहे हैं। बैठ के करेंगे और कुछ नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ एफिडेविट के ऊपर कम से कम झूठ मत बोलिए। समझिए, इस देश को समझिए, इस देश की परंपरा को समझिए, बकवास न करिए टीवी पे बैठ करके। जिसके बाजार में प्यार बिकता है उसी राहुल गांधी के परिवार से केपी मलिक वर्ष पत्रकार, और जो कांग्रेस केपी मलिक वर्ष पत्रकार नहीं पत्रकार केपी मलिक जी के पास, ठीक है, केपी मलिक जी के पास तुष्टीकरण की राजनीति से पहले तो हिंदू मुस्लिम वाला जो दांव है उसके आरोप बीजेपी पर लगते हैं। वो कहती, जो अपोजिशन है वो हमेशा से यही कहती आई है, विरोधी पार्टियां, कि बीजेपी जहां भी जाती है हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है, लेकिन कर्नाटक पे दाव नहीं चलेगा। लेकिन घोषणा पत्र के बाद अब ये कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है और कौन अब धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता है, ये खुद देख लीजिए। क्या शाम दाम दंड भेद के ये जो उपकरण हैं इस विधानसभा चुनाव में हम देख लेंगे कि तमाम पार्टियां जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद का उपयोग कर लेगी। प्रीति जी, देखिए, ये देश की और राज्य की जनता का दुर्भाग्य है कि तमाम सियासी दल अपने चुनाव को जीतने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए शाम दाम दंड भेद करते हैं, तमाम जुमलेबाजी करते हैं, तमाम ऐसे मैनिफेस्टो बनाते हैं कि उससे चुनाव जीता जाए, और उस मैनिफेस्टो को पूरे 5 साल हाथ नहीं लगाते हैं। जहाँ जहाँ सरकारें बनी हुई हैं उन प्रदेशों के आप मैनिफेस्टो उठाइए और उस पर एक दिन डिबेट रखिए अलग अलग राज्यों में।
मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में कहा था, 2017 के चुनाव में, कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो जो गन्ना किसान बहुत परेशान रहता है, जिसकी फसल का दाम अगले साल भी उसको नहीं मिलता है, हम 14 दिन में उसको गन्ने की फसल का दाम दिलवाएंगे। आज तक नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा, दुनिया भर की घोषणाएं करी थी, कोई नहीं होती। तो ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं होती हैं, और चुनाव जीतने के बाद मैं किसी एक सियासी दल की बात नहीं कर रहा, कोई भी सियासी दल हो, तमाम सियासी दलों का यही है कि चुनाव जीतो और उसके बाद भूल जाओ। आज ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं जनता को। 5 साल वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको अपने काम गिनाने चाहिए कि हमने ये अच्छे काम किए हैं, और अगर आप 5 साल हमें और देते हैं तो हम ये अच्छे काम करेंगे। उसी बेस पे कांग्रेस को बताना चाहिए कि हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जनता के हितों के क्या काम करेंगे, वो बताने चाहिए। सारी चीजें छोड़ के आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ये सियासी दल है, इसीलिए कई जगह देखिए कांग्रेस की इस मूर्खता की वजह से ही कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है। आप देखिए, इनके प्रवक्ता ने जिक्र भी किया, और मुझे भी याद है कि राजीव गांधी ने ही पहले बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा के भगवान श्री राम को आजाद किया था। तो वो कांग्रेस चाहे उसको भुना सकती है, लेकिन कांग्रेस को खुद ही नहीं पता तो वो क्या भुनाएगी। दूसरी बात ये, हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है, उसको फायदा भी मिलता है। अडवाणी जी की यात्रा के दौरान से मैं पत्रकारिता में हूं, मैंने एक चीज देखी है, 2 से 200 सीटें होती मैंने बीजेपी की देखी है। तो बीजेपी की जो यात्रा है वो बिना हिंदुत्व के पूरी हो ही नहीं सकती। धनंजय गिरी जी, दूसरे तमाम जो सियासी दल हैं उसके बाद धनंजय गिरी जी टिक पाएंगे इनके सामने। धनंजय गिरी जी क्या कह रहे हैं? प्रीति जी, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जो है विविधताओं का, डाइवर्सिटी का देश है, और बहुसंख्यक समाज की बात किए बिना हिंदुस्तान की परिकल्पना ही नहीं हो सकती। ये सच है कि राजीव गांधी ने ताला ही नहीं खुलवाया था, बल्कि वहां से चुनाव अभियान शुरू किया था। देश में सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने वहां से चुनाव शुरू किया था, और कुछ ही दिन बाद उन्होंने यू टर्न मारा जब मुलायम सिंह यादव ने चलाया राम भक्तों पे गोली और कहा कि 10-20 मरे तो क्या 200 मर जाते तो कोई बात नहीं, तुरंत उनको समर्थन दिया। कांग्रेस ने अपना यू टर्न मारा। कांग्रेस सिर्फ ये देखती है कि हमारा फायदा किसमें है। फिर उसी कांग्रेस ने एफिडेविट किया कि भाई राम काल्पनिक थे, उसी कांग्रेस ने एफिडेविट किया कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए, उसी कांग्रेस ने एफिडेविट किया। उसी राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर लोग लड़की छेड़ने के लिए जाते हैं। इतनी गंदी बात बोलने वाले राहुल गांधी, वही राहुल गांधी सोमनाथ के मंदिर में जाके जवाब बोलिए। अरुण त्रिपाठी बोलिए पटेल की उपस्थिति में, अहमद पटेल की उपस्थिति में अरुण त्रिपाठी ऐसा है कि भगवान हम लोगों के लिए आस्था का विषय है, व्यवसाय नहीं है। आजकल भारतीय जनता पार्टी भगवान को व्यवसाय के रूप में देखना चाहती है। जिस काशी विश्वनाथ में लोग फ्री में दर्शन करते थे, वहां अब 100 रुपए का टोकन कट रहा है वो दर्शन के लिए। हर मंदिरों का ये हाल इन्होंने बना दिया। लोग दर्शन करने से जाते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं आने लगी हैं। पहले लोग आराम से अपना कमंडल लेकर के जाते थे, जल लेकर के गंगा जी से भगवान शिव पे चढ़ाते थे। तो वो ये लोग गंगा जी के पानी को लेने में थोड़े ना टैक्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमारे मन में भगवान क्या कह रहे हैं? यही कांग्रेसी है ना। गंगा जी के पानी को लेने में टैक्स कौन दे रहा है? मैं तो नहीं देखती, अभी गई थी, मैं कवर का देख के आई हूँ। गंगा जी का पानी कहाँ टैक्स दे रहे हैं? मंदिर आप जाइए, काशी विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करने, काशी विश्वनाथ आपको पता चल जाएगा। आप जाइए, देखिए किस प्रकार से हो रहा है। हर मंदिर को इन्होंने कांग्रेस को अपने घोषणापत्र में लिखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो वो मंदिरों को टैक्स फ्री करेंगे। मैं वही पे पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए। बहुत अहम सवाल, नहीं बहुत अहम सवाल पूछा कैप्टन मलिक जी ने, बहुत अहम सवाल। क्या कांग्रेस की सरकार बनती तो तमाम मंदिरों को साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में क्या आप टैक्स फ्री करेंगे? बताइए। देखिए, ये हमारे टैक्स फ्री है कि शुल्क नहीं लगेगा। ये मैनिफेस्टो में डाले कांग्रेस। आप किसी भी चीज में शुल्क नहीं लेंगे। अनुमति की जरूरत है ना किसी को टैक्स देने की जरूरत है। मंदिर सबके लिए है, सब जाए मंदिर, सब दर्शन करें। भगवान के पास कोई भी प्रार्थना करने के लिए जा सकता है, वो हम हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या किसी भी दल के। धनंजय गिरी से आपका खास लगाव है। धनंजय जी बार बार आपसे सवाल पूछ रहे, जल्दी से धनंजय जी, उसके बाद और भी शुल्क हटाएंगे। बनारस में चले जाइए, बनारस के एक दुकानदार जी, मैं एयरपोर्ट पे तुरंत आपको फ्री करते हैं। बनारस की इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, और बनारस में आप रिक्शा वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले, पंडित से, फूल वाले से, माला वाले से किसी से पूछिए, वो कहता है कि जितना मैं महीने में कमाता था, 1 दिन में कमाता हूं। मंदिर इकोनॉमी का केंद्र है।
देश की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में उसका बड़ा योगदान है। आज आप बनारस चले जाइए, वहाँ आप भीड़ ऐसी है कि पूछने नहीं जा रही। यही आप वहाँ कभी विंध्याचल पकड़ में चले जाइए, वहाँ भी कॉरिडोर बना है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, रुक जाइए। अभी आप चले जाइए तिरुपति, वहाँ के मंदिर के खजाने से ट्रस्ट चल रहा है, स्कूल चल रहा है। आप पटना में अरुण त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब, उनको जाना भी। अरुण त्रिपाठी जी जल्दी से, अरुण त्रिपाठी जी जवाब ले लीजिए। सुनिए गिरीश जी महाराज जी, ऐसा है मंदिर इकोनॉमी का केंद्र है, सुन तो लीजिए। अच्छा जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए महाराज, मंदिर इकोनॉमी का केंद्र आप कह रहे हैं, लेकिन हम ये बात नहीं मानते। हमने यहाँ बनारस में सवेरे उठ के 4 बजे गंगा स्नान करके गंगा जी का नाम लेके सीधे भोले बाबा के जल चढ़ा के पान खा के मस्त रहे वाला हम लोग इकोनॉमी और ये सब नहीं जानी कि भगवान के नाम पर कितना कमाए क्यों। हम समझ राहुल बाबा के विद्यार्थियों के साथ वही समस्या है। राहुल बाबा के विद्यार्थी होने के राहुल बाबा तो महादेव का जिस कबीर ने कहा, यही महादेव के मंदिर में जाके खुद को विधर्मी रजिस्टर करते हैं। बोलिए, मुझे भी नहीं अरे भैया दिक्कत क्या है, महादेव के तो भक्त हैं ही राहुल बाबा, तभी तो देखिए ना कैसी। राजेश जी अपनी बात रखेंगे, राहुल जी अपनी बात रखेंगे। राजेश जी मैं कांग्रेस के दोनों नेताओं से एक पूछना चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन बिल आप लाए थे और उसको आप फिर से लाने की बात कर रहे हो, क्या ये संवैधानिक है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जब आप लोगों ने 4.5% मुस्लिम आरक्षण दिया था, उस टाइम पे माइनॉरिटी आरक्षण दिया था, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया था कि यह संवैधानिक है, रिलीजियन के ऊपर नहीं दे सकते? उसके बाद अब जब हमने हटाया, आप फिर से कह रहे हो आपको सिर्फ मुसलमानों की तुष्टीकरण करनी है, उनका वोट लेकर के इलेक्शन जीतना है, जो आप सालों से करते आए। टीना कनवीर बोलिए। देखिए मैं बहुत देर से सभी को सुन रही थी। मुझे लगता है कि आज के समय में राजनीति को जिस तरीके से बदला गया, आप देखिए कि आज का युवा क्या चाहता है। आज का युवा, अगर अभी मेरे से सवाल पूछा रिजर्वेशन को लेकर, तो ये सिर्फ देश जो है ये सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन भी रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और हर कम्युनिटी के हर एक राजनेता को ऐसा सोचना भी चाहिए, हर एक वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। अब रिजर्वेशन की बात जो आपने की कि हाँ 50 से 75% करने की बात की गई है, और मैनिफेस्टो में भी की गई है, और मुझे लगता है कि देना चाहिए। क्या दिक्कत है? अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हम अपनी याचिका लेकर जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम आपके जवाब का जवाब धनंजय जी देना चाहते हैं। आपके जवाब का जवाब धनंजय जी देना चाहेंगे। देखिए जिस आपने एक सवाल किया था, हिमाचल प्रदेश के अंदर जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो इस्तेमाल किया गया था। राजस्थान के अंदर भी इसी तरीके से, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वो अपने हर एक मैनिफेस्टो के जो मुस्लिम रिजर्वेशन असंवैधानिक है, क्या आप लोग दोगे? देखिए रिजर्वेशन की बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ। रिजर्वेशन जहां मैं मुस्लिम रिजर्वेशन बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन नहीं। देखिए असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या आप दोगे? ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिला है या नहीं मिला है? अरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी वर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है संवैधानिक है, क्या कांग्रेस फिर भी देगी? आप आरक्षण देने से क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? अरे मैं मुस्लिम को ही क्यों देना है? धर्म के आधार पर क्यों देना है? आरक्षण के खिलाफ है। आरक्षण हो, चाहे वो सवाल कांग्रेस से ये है। सवाल सुन लीजिए, सवाल आप समझ नहीं पा रही है। एक बार सुन लीजिए। देश का गवाह जिस तरीके से आपने पूरे देश के अंदर निजीकरण किया है शिक्षा के अंदर, आरक्षण तो आपने वैसे ही प्रवक्ता महोदय कांग्रेस से लीजिए। अभी मंदिरों की बात की, उसपे हर जगह आपने निजीकरण फैलाया है। इसी वजह से आज आरक्षण को टीना जी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। आपसे सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय जी। प्रीति जी, संविधान में व्यवस्था नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के दिए गए संविधान में इस देश में प्रोविजन नहीं है। कांग्रेस ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, संविधान में व्यवस्था नहीं है, तभी गैर संवैधानिक चीज को अपने मैनिफेस्टो में कैसे ला रहे हैं? सवाल ये है कि जो संविधान इजाजत नहीं देता, आप उसको मैनिफेस्टो में कैसे ला रहे हैं? और जो संविधान सम्मत है, जो बहुसंख्यक सवाल का जवाब लेंगे, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। बहुत जेन्युइन सवाल आपने पूछा है। केपी मलिक जी अगर चाहें तो जवाब देना चाहेंगे। अगर आपके पास जवाब हो तो जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए प्रीति, अपनी ही बात धनंजय जी ने बहुत अच्छे से कह दी कि संविधान में इस तरह का कोई वो नहीं है, नियम नहीं है कि धर्म के आधार पर दिया जाए। और कांग्रेस अगर कह रही है कि हमने मैनिफेस्टो, तो यही तो जुमलेबाजी है राजनीतिक दलों की।
इसी पे तो जनता को कांग्रेस मूर्ख की, बनाना, राजनीतिक दलों की नहीं, तो मूर्ख कांग्रेस बना, ये कांग्रेस नहीं, तमाम राजनीतिक दलों की है। दिल्ली में भी हुआ है, आम आदमी पार्टी घोषणाएं करी है, आप भी फ्री में राशन दे रहे हैं लोगों को, कब तक देंगे आपको भी बताना चाहिए। 5 किलो राशन कब तक बांटेंगे? अभी श्री अन्न की योजना आप कर्नाटक में कर रहे हैं, कहां से आएगा श्री अन्न? ये भी आपको भी बताना चाहिए। जुमलेबाजी तमाम सियासी दल करते हैं, कहां से दे रहे हैं, कहां से देंगे, कहां से देंगे? किसान बात पूछिए। ठाकुर रोहित से फाइनल कमेंट। प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने काफी देर से सभी को सुना। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर जो ये डिबेट रही वो बजरंग दल को बैन करने की रही। तो मैं कहना चाहूंगा बजरंग दल बजरंगबली के नाम का है, भगवान के नाम का है, तो उसे बैन करने की ना तो किसी में औकात है। कांग्रेस पार्टी की तो बहुत छोटी सी औकात है जो बजरंगबली की बात कर रहे हैं। और दूसरा, अगर बात की जाए देश की, बहुत सारी चीजों को मैं सभी लोगों के माध्यम से सुन रहा था, तो ये देश हमारा संविधान के आधार पर चलता है और संविधान के आधार पर ही चलेगा। ठीक है। तो यहाँ जो राजनीतिक जुमलेबाजी चल रही है वो ना करके बात जिस टॉपिक पर है बैन करने की, तो पीएफआई से जो हमारी तुलना की जा रही है, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और हमारा एक देश की सुरक्षा के लिए संगठन बना हुआ है। ठीक है। राजेश शर्मा जी फाइनल कमेंट। देखिए, बड़ी क्लियरली मैं इससे वाकिफ हूं कि भी पीएफआई और बजरंग दल को क्या कांग्रेस एक मानती है? बजरंग दल का कभी कोई इतिहास नहीं रहा, वो देश के लिए काम करती है और पीएफआई एक टेररिस्ट संगठन है। दूसरा, अफजल गुरु के लिए ये खड़े हो जाते हैं, यासीन मलिक को इनको प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर में जो आरोप लगाते हैं उसमें कोई एफआईआर नहीं करते हैं। जिस तरह गन्ना बकाया की बात कर रहे हैं उसका डाटा देखेंगे तो मैं सामने डाटा खोल के बैठा हूं, बड़ा कम हो गया। फाइनल कमेंट पार्टी 40% कमीशन खोर सरकार जाने वाली है। अरे कमीशन खोर सरकार का एक भी एफआईआर नहीं है, एक कमीशन खोर नहीं होती है। यही आपको क्लियर कर रहा हूं। केपी मलिक जी फाइनल कमेंट। ज्यादा समय नहीं है पार्टी लाइन पे। नहीं, बहुत शार्प बोलिए, समय बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार से कोई भी धार्मिक जुमलेबाजी सियासी दल ना करें। और ये तो मैं वास्तव में पहले भी कह चुका हूं कि पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करना कांग्रेस की मूर्खता कहीं न कहीं लगती है। और लगता है इनके जो रणनीतिकार हैं उनको सोचने की जरूरत है। धनंजय गिरी, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा। धनंजय गिरी जी जल्दी से फाइनल कमेंट। रामायण की चौपाई है, राम विमु का हाल तुम्हारा रहा न कोई रोवन हारा। बजरंग बली के खिलाफ खड़ी कांग्रेस मिट्टी में मिल चुकी है, खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं रही, सही संभावनाएं भी समाप्त हो चुकी है। और हम इस बात के बाद अब दावा करते हैं कि देश का हिंदू जनमन, इस देश का बहुसंख्यक समाज, इस देश के लोग इस जागृत मन से जान गए कि कांग्रेस का मिजाज क्या है, कांग्रेस किसके साथ है और ये कटा हाथ किसके साथ है, ये देश की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा कैसे अब विधानसभा चुनाव कर्नाटक का एक अलग ही रंग ढंग में नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 10 मई को चुनाव होंगे, 13 तारीख को नतीजे आएंगे। ये जो रंग ढंग बदलता हुआ राजनीति आपको कर्नाटक में नजर आ रहा है, ये अपने कौन से रंग रूप में नजर आएगा 13 तारीख को। पल पल की अपडेट इस खबर से जितने हमारे पास आएगी हम आपको बताते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।